तो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी जो है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो क्या क्या जो है वो डिसीजंस लेता है और किस तरीके से उनके जो डिसीजंस है उनके फायदे और नुकसान पहुंचते हैं बिजनेस को। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के डिसीजंस इंक्लूड करते हैं एक्सपैंडिंग और रिड्यूसिंग कैपेसिटी। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम लोग ने एएस में पढ़ लिया है, सही है। कि कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज करनी चाहिए, कैपेसिटी जो है वो इस्तेमाल कितनी हो रही है, क्या करना चाहिए एक्सेस कैपेसिटी के साथ, अगर कैपेसिटी शॉर्टेज है तब क्या करना चाहिए। लोकेटिंग अ बिजनेस और रिलोकेटिंग इट, अभी हमने ये पढ़ा है। ऑफशोरिंग रीशोरिंग पढ़ा है, आउटसोर्सिंग भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में पढ़ा है। चेंजिंग ऑपरेशंस प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस करा था, सही है, जिसमें हमारे 4 प्रोडक्शन मेथड्स आते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव होता है, और उसके अंदर फिर आपके जॉब प्रोडक्शन होता है, बैच प्रोडक्शन होता है, और बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन और मास कस्टमाइजेशन। ये जो है ये टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं कि भाई आपके ऑपरेशंस में अब आईटी और एआई का भी जो है वो दौर है। अब सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि द चेंजिंग रोल ऑफ आईटी एंड एआई इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और आजकल जो है वो ऑपरेशंस में आपका आईटी और एआई में जो है वो सबसे पहले कैड और कैम, बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो आपकी आ गई हैं। तो कैड क्या होता है? कैड इज बेसिकली द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू क्रिएट 2 और 3 डायमेंशनल 2D और 3D फिगर्स जो बनाते हो आप, सही है। तो दैट इज सिंपली कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कि अगर अभी मैं यहाँ पे जो है वो कोई अपना एप्लीकेशन खोल के अब मैं एक बिल्डिंग डिजाइन कर दूं या घर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दैट इज सिंपली कैट। कैट की मदद से मैं जो हूँ वो अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहा हूँ बिफोर आई एम मेकिंग इट, और ये बिफोर मैं जो है वो सारे रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के और प्रोडक्ट को बनाना शुरू करूँ। आई जस्ट वांट के मैं जो हूँ वो डेवलप करूँ अपने प्रोडक्ट। सो द बेनिफिट्स ऑफ कैड इंक्लूड लोअर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, तो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम आ जाती है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। अब देखें टेक्नोलॉजी के ज्यादातर यही होते हैं एडवांटेजेस ना, कि आउटपुट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट कम आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सही है। इम्प्रूव प्रोडक्ट 6 में से कोई 3 याद करने हैं आपने पक्के। quicker development of new products and reduce time to bring them to the market, तो आपके प्रोडक्ट जल्दी डेवलप होंगे तो वो मार्केट में तेजी से आएंगे। गुड विजुअलाइजेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स, आपको दिख जाता है, पता चल जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके अंदर। एंड ग्रेटर एक्यूरेसी सो एरर्स इन प्रोडक्शन आर। कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, काफी कॉम्प्लेक्स होता है कैट को इस्तेमाल करना, वर्कर्स की ट्रेनिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, कैट चलाना सिखाना पड़ेगा। फिर कैट का प्रोग्राम काफी एक्सपेंसिव होता है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी काफी करवानी पड़ेगी, अगेन कॉम्प्लेक्सिटी भी है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी है। इट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर, तो हार्डवेयर भी खरीदना पड़ेगा, कंप्यूटर वगैरह खरीदना पड़ेंगे। फिर कैम होता है, कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, के कंप्यूटर की हेल्प से आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो सिंपली आप उसके अंदर डिजाइन इनपुट करते हो और वो मशीन जो है वो पूरा प्रोडक्ट आपको बना के दे देती है। फायदा क्या है? प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग होती है तो क्वालिटी प्रॉब्लम्स नहीं आते, फास्टर प्रोडक्शन है, इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, मोर फ्लेक्सिबल ऑपरेट प्रोडक्शन ऑपरेशंस व्हिच अलाउ चेंज ओवर फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे आप आराम से चेंज ओवर कर सकते हो। कि अगर फैक्ट्री में कल आप ले सपोज कोई और चीज, कोई प्रोडक्ट ए बना रहे हो तो आज आप जो है वो प्रोडक्ट बी बना सकते हो, आपके पास इतना फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट है। फिर इंटीग्रेटिंग विद कैड एंड कैम अलाउज मोर डिजाइन वेरिएंट्स, प्रोडक्ट के और डिजाइन वेरिएंट्स वगैरह आप बना सकते हो। लिमिटेशंस क्या है? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी आपकी, सही है। अगेन कैम में मशीनें वगैरह आती हैं, वो खरीदना काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। फिर हार्डवेयर फेलियर होता है कि अगर मशीन खराब हो गई, उसको ठीक करने रिपेयर करने की जो टाइम है, जो कॉस्ट है, सही है, वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो अगेन टाइम कंज्यूमिंग होता है हार्डवेयर हार्डवेयर ब्रेकडाउन वगैरह। फिर क्वालिटी एश्योरेंस फिर भी चाहिए होती है आपको, क्योंकि मशीनें काम कर रही हैं, मशीनों पे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, एरर्स वगैरह आ सकते हैं मशीन के अंदर, सही है, जाहिर सी बात है, मशीन है तो एरर्स वगैरह आ सकते हैं, और एरर्स जो है वो काफी आपके फिर एक्सपेंसिव कॉस्ट क्वालिटी एश्योरेंस आपको करनी पड़ती है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल देखें आप लोग कि कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं,
तो ये वहाँ पे ज्यादातर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। ये कॉल ऑपरेटर नहीं होता बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं आप, जब आप कॉल मिलाते हैं किसी बैंक वगैरह में, तो वो आपको फिर सारी चीजें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आजकल बिजनेस के ऑपरेशन में एआई का भी जो है वो काफी डेवलपमेंट हो रही है, और आजकल मशीनों में भी एआई आ गया है। सही है कि मशीनें जो है वो खुद से प्रोडक्ट का डिजाइन बना के जो है वो उसको बनाना शुरू कर देती हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो आती जा रही है। अब जैसे बैंक की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि बैंक में जो है वो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। तो बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर प्रोसेसिंग लोन रिक्वेस्ट विच गिव कस्टमर अ मच क्विकर रिस्पॉन्स। तो आपने फोन करा, आपने ये वो नंबर वन दबाया, वन ने आपको फिर मेन्यू दूसरा पे लेकर गया, दूसरे मेन्यू में आपने कोई नंबर डाला 1 या 2, फिर वो तीसरे मेन्यू पे लेकर गया। मतलब इस तरीके से जो है वो आपका काफी एआई का इस्तेमाल हो रहा है बैंकिंग में। फिर ऑनलाइन पेमेंट में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। सही है। फिर लीगल एप्लीकेशंस फॉर आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट प्रीवियस कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस वगैरह में भी आपका एआई का इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी, फार्मास्यूटिकल में भी, और साइबर सिक्योरिटी मतलब जो हैकिंग वगैरह होती है ना, उसमें भी जो है वो आपका काफी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो ओवरऑल एआई जो है वो बिजनेस के ऑपरेशन में आजकल बहुत ज्यादा इन है। फिर बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन की। फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप 2 से 3 काम कर सकते हो, वेराइटी ऑफ काम कर सकते हो। तो द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू वेरी बोथ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन and the range of products following changes in customer demands. For example, अगर कोई बिजनेस जो है वो 1 2 3 4 प्रोडक्ट बना रहा है, सही है, उसका नाम रख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स के A B C और D। तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी कि अगर डी की डिमांड बढ़ रही है, सही है, तो वो ए की डिमांड को कम कर दे, और ए की डिमांड कम हो रही है, तो ही शुड बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डी एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए। तो हमारी बात तो आसानी से अगर ये कर सकता है, दैट मीन्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। आसानी से नहीं कर सकता तो मतलब ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी कैन improve business efficiency by adapting the volume of output to changes in the market demand। तो बेसिकली जब आप ऑपरेशनल फ्लेक्सिबल हो गए तो आप मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करोगे, तो वेस्टेजेस नहीं होंगे। Then change delivery time schedules to meet changes in the timing of customer requirements। तो जब आपकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप आराम से उस टाइम पे डिलीवर करोगे जिस टाइम पे कस्टमर को चाहिए। कि कस्टमर अगर अभी घर पे नहीं है और उसको शाम में प्रोडक्ट चाहिए, अगर दिन के अगर आप डिलीवर कर रहे हो, और आपकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि कस्टमर को जब जिस टाइम पे भी प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पे उसको मिल जाएगा, तो दैट मीन्स कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है और आप जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज करोगे। Responding to the demand from customers for unique or unusual product specifications। तो यहाँ पे ये है कि अगर कभी कभार कस्टमर जो है कोई अनयूजुअल या यूनिक सी कोई डिमांड कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेकरी में मैं केक बना रहा हूँ और बेकरी में कस्टमर कोई नया सा केक लेकर आ जाता है, तो अगर मैं ऑपरेशनली फ्लेक्सिबल हूँ तो मैं वो बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो सारे टूल्स मौजूद होंगे जो उस केक को बनाने में लग रहे होंगे। कोई भी यूनिक चीज, अगर अनयूजुअल सी चीज कस्टमर डिमांड करता है, एंड इफ आई एम एबल टू सेटिस्फाई दैट, कस्टमर के सामने ब्रांड इमेज भी डेवलप होगा और कस्टमर फिर अगली बार भी आपसे ही काम कराएगा। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड इन नंबर ऑफ वेज। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आप अचीव कर सकते हो? अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के। कैपेसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा स्टोरेज कर सकते हो और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, ज्यादा आउटपुट बना सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है आज मुझे 100 नहीं, मुझे 200 यूनिट चाहिए, तो अगर आपकी ज्यादा कैपेसिटी होगी तो आप 200 यूनिट उसको बना के दे दोगे, होल्ड हाई स्टॉक्स। अगर कभी कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि अभी मुझे ज्यादा जो है वो स्टॉक्स चाहिए आज से, या ज्यादा जो है वो मुझे माल चाहिए, तो अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक होगा, इफ यू आर होल्डिंग हाई स्टॉक, देन यू विल बी एबल टू cater its डिमांड। तो दिस विल मेक यू ऑपरेशनली फ्लेक्सिबल। फिर हैव अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल लेबर फोर्स। अगर आपकी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल लेबर फोर्स होगी तो उससे क्या फायदा होगा आपको कि आपके वेल ट्रेन स्टाफ होगा। वेल ट्रेन स्टाफ जाहिर सी बात है आपको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा आपकी। हैव फ्लेक्सिबल फ्लो लाइन प्रोडक्शन इक्विपमेंट। आपका फ्लेक्सिबल फ्लो लाइन प्रोडक्शन इक्विपमेंट होगा
कि आपकी मशीनरी लेटेस्ट होगी, तो जाहिर सी बात है आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी अचीव होगी कि ये मशीन एक से दो, दो से तीन काम कर सकती है, तो आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे अचीव होगी। अब बात करते हैं प्रोसेस इनोवेशन। इस सिंपली आप नए नए तरीकों से काम कर रहे हो। जैसे डिलीवरी मेथड की बात करें तो आजकल जो है वो ड्रोन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आया है कि बंदे नहीं बल्कि ड्रोन से आप डिलीवर करो। सही है। तो जैसे प्रोसेस इनोवेशन आज दुनिया में आपने देखा होगा, रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर मशीन्स, माइक्रोचिप्स वगैरह, ये कंप्यूटर ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री, जो बारकोड होता है हर प्रोडक्ट पे लगा हुआ होता है और उसको स्कैन करके जो है वो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को मेजर करना कि कितनी इन्वेंट्री जा चुकी है और कितनी इन्वेंट्री रहती है, ये सारा। अच्छा जी, अब ERP की बात करते हैं तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग is a type of software that integrates and manages a wide range of business processes and resources, including finance, human resource, supply chain management, inventory management, and customer relationship management. अब ERP सिस्टम होता क्या है कि बेसिकली एक आप जो है वो बिजनेस के अंदर जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, और वो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली ERP सिस्टम कहलाता है। और उस सॉफ्टवेयर में आपके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सही है, कौन कौन से हैं आपके, फाइनेंस के, HR के, सप्लाई चेन के, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सारे डिपार्टमेंट जो है वो आपस में लिंक होते हैं। तो सिंपली आपका जो है वो ये डिपार्टमेंट्स को आपस में लिंक रखता है, और पूरा जो समझ लो बिजनेस जो है वो क्या हो जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर पे आ जाता है। डिजिटलाइज करना है बिजनेस को, दैट इज सिंपली नोन एज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो आप जिसकी वजह से आपका पूरा जो डिपार्टमेंट्स है वो आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। द एफिशिएंसी गेन्ड बाय ERP सॉफ्टवेयर, सप्लाई ओनली अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो आपकी सप्लाई और डिमांड आप जो है वो मीट कर सकते हो, सही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको पता होगा कि आपकी डिमांड कितनी है उसी हिसाब से इन्वेंट्री ऑर्डर करोगे। सही है। उसी हिसाब से इन्वेंट्री आएगी तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। फिर आप सप्लाई भी उसी हिसाब से करोगे जिस हिसाब से डिमांड होगी, तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस भी बेहतर होगा। फिर इससे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बेहतर से बेहतर होंगे। सही है। और सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशंस भी आपको अचीव होगी। मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, क्विकर रिस्पॉन्स to changes such as variation in consumer demand. These improvements are also result of greater workforce flexibility that ERP achieves. तो यहाँ पे ये है कि आपको जब ERP सॉफ्टवेयर आप डालोगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चलेगा आपकी डिमांड कितनी है और डिमांड के हिसाब से आप बनाओगे, तो बेसिकली आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतर होगी। दोबारा सुन लें। तो ERP सॉफ्टवेयर क्या होता है, ERP सॉफ्टवेयर होता है कि जब सारे डिपार्टमेंट जो है वो आप एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर ले आते हो, सही है, तो आपस में सारे डिपार्टमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। सही है। तो एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली ERP से फायदा क्या है बिजनेस को, कि आपकी आप जो है वो सप्लाई कर रहे होते हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, नंबर वन, कि आप जो है वो अपने वेस्टेजेस वगैरह जो है वो नहीं हो रहे होते आपके, आप जो है वो जितनी डिमांड होती है उसी हिसाब से जो है वो सप्लाई कर रहे होते हो। सेकेंडली, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है क्योंकि आपको आप पता होता है आपकी डिमांड कितनी है और आपको कितने प्रोडक्ट बनाने। फिर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है कि जब जरूरत पड़े प्रोडक्ट की जब भी आपने ऑर्डर कर लिया, तो ERP से ये भी पॉसिबल है। फिर रिडक्शन इन कॉस्ट एट ऑल स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन, तो आपकी सप्लाई चेन बेहतर हो जाती है, आप जो है वो आपकी कॉस्ट जो है वो सप्लाई चेन की कम आना शुरू हो जाती है क्योंकि आपकी इन्वेंट्री और मटेरियल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक होना शुरू हो जाते हैं। फिर मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, आपको पता चल जाता है आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है और आप फिर उसी हिसाब से अप्रोप्रिएट प्राइसेस सेट करते हो अपने प्रोडक्ट की ERP सिस्टम्स के थ्रू। फिर इम्प्रूव डिलीवरी टाइम्स एंड बेटर कस्टमर सर्विस, ERP के थ्रू ये भी फायदा है कि कस्टमर सर्विस भी अच्छी हो जाती है और एम्प्लॉयज को वो कस्टमर को आप जो है वो टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचा रहे होते हो। फिर डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड मोर क्लोजली टुगेदर ऑन अ सिंगल डेटाबेस, रिजल्टिंग इन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम एंड लेस वेस्टेजेस। तो बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड लेस वेस्टेजेस अमंग द डिपार्टमेंट्स। एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इंक्रीज, मैनेजमेंट की अब हर चीज पे नजर होती है, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन डेटा आ रहा होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होता है। तो ये आपके बेसिकली ERP के कोई 8 फायदे हैं। सही है। तो इसको आप कोई भी दो तीन याद कर लें पक्के, तो आपको आसानी से ये ERP का सवाल हो जाएगा। ERP का लिमिटेशन क्या है,
द कॉस्ट ऑफ डेटाबेस एंड कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी कंसिडर्ड ऑल्दो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि डेटाबेस और कंप्यूटर सिस्टम के कॉस्ट काफी महंगे, कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने का खर्चा, फिर कंप्यूटर्स का खर्चा, ये सारी चीजें काफी एक्सपेंसिव। फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट भी हाई है, क्योंकि ईआरपी चलाना, उसको देखना सही है क्या 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 चीजें, अगर कोई एरर आ जाता है उसको एरर को डील करना, ये सारी चीजें जो है वो आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करवाना पड़ेगा। तो ये भी काफी एक एक्सपेंसिव जो है वो तरीका है आपका। फिर ईआरपी, द डिफरेंट वेज इन विच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन ऑपरेट नाउ हैव टू बी रिड्यूस्ड टू वन कॉमन सिस्टम। दिस मे कॉज रिसेंटमेंट एज डिपार्टमेंट्स आर फोर्स्ड टू गिव अप ट्राइड एंड टेस्टेड वेज ऑफ ऑपरेटिंग। अब एक डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहा था, सही है, अब अक्सर क्या होता है कि जब चेंज आते हैं तो मैनेजर रेजिस्ट करता है उसको। मैनेजर बोलता है कि भाई मेरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेकर आ जाओगे या ईआरपी सिस्टम लेकर आ जाओगे तो शायद मेरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस गिर सकती है, सही है। तो जो ट्रेडिशनल एक तरीका चला आ रहा है उसको चलने दो। तो अक्सर क्या होता है कि मैनेजर डिसएग्री करते हैं ईआरपी सिस्टम से, क्योंकि उनको पता है कि जो ऑलरेडी तरीका चल रहा है वो इफेक्टिव है, उससे आउटपुट मिल रहा है, तो फिर हमें चेंज लाने की क्या जरूरत है। In most businesses, the full implementation of ERP can take or 1 to 3 years, मतलब 5 6 साल भी लग सकते हैं, मोर देन दैट, सही है। तो ईआरपी एक समझ लो टाइम कंज्यूमिंग जो है वो मेथड है ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि उसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपके ईआरपी के फायदे और नुकसान है। फिर बात करते हैं लीन प्रोडक्शन की। तो लीन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप गुड्स को इस तरीके से बनाओ तो ये कि आपके जो वेस्टेजेस हैं वो मिनिमम हो जाए, और जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की वो हाई हो जाए। तो यूजिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द मिनिमम ऑफ वेस्टेड रिसोर्सेज व्हाइल मेंटेनिंग हाई क्वालिटी। और ये कैसे आप अचीव करते हो? ये आप अचीव करते हो जब आपको पता हो कि आपके वेस्टेजेस क्या हैं और उन वेस्टेजेस को आप कम करने की कोशिश करते हो। तो लीन प्रोडक्शन की अपनी टेक्निक से उससे आने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपके वेस्टेजेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देर आर 7 मेन सोर्सेज ऑफ वेस्टेज इन द इंडस्ट्री। एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो एक वेस्टेज होता है। एक्सेसिव इन्वेंट्री होल्डिंग, काफी इन्वेंट्री होल्डिंग ज्यादा कर रहे हो तो एक्सपेंसिव होता है और वे पैसों का जाया है। फिर टू मच मूवमेंट बाय वर्किंग पीपल, आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो इधर से उधर बहुत ज्यादा होते हैं, अगेन ये भी आपका जो है वो एक वेस्टेज है। फिर वेटिंग टाइम यानी कि डिले इन प्रोडक्शन, आपका सप्लायर ने डिले कर दिया प्रोडक्ट को पहुंचाने में, तो वेटिंग टाइम लगता है, तो आपकी जो वेस्टेज है वो इंक्रीज होते हैं। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्ट्स, ओवर प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा बना दिया, वेस्टेज है। ओवर प्रोसेसिंग, जरूरत से ज्यादा मशीन को चला दिया, वेस्टेज है। डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट में कोई रिजेक्शन आ गई, कोई प्रोडक्ट सही नहीं बना, कटिंग सही नहीं हुई, जो भी XYZ मसला हुआ है, वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, अगेन डिफेक्ट है। तो ये आपके जो है वो 7 तरीके के जो है वो वेस्टेजेस होते हैं जो इंडस्ट्रीज में आ रहे होते हैं। और इन वेस्टेजेस को सही करने के लिए आपको लीन प्रोडक्शन अप्रोचेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सबसे पहली जो अप्रोच है वो है आपकी काइजन। काइजन इज अ जापानीज टर्म मीनिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो काइजन क्या होती है आपकी? सिंपली आप जो है वो कंटिन्यूअसली जो इम्प्रूवमेंट लेकर आते हो अपने बिजनेस के अंदर, उसको हम कहते हैं काइजन, सही है। फॉर एग्जाम्पल, नई मशीनरी आ गई, वो मशीन लेकर आ गए। कोई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गया, एम्प्लॉयज को ट्रेन करवा दिया। कोई नया रॉ मटेरियल आ गया अच्छी क्वालिटी वाला, वो आप लेकर आ गए। तो काइजन इज सिंपली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो काइजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका मैनेजमेंट कल्चर जो है, मतलब जो मैनेजर आपने रखा हुआ है, वो ऐसा हो कि वो स्टाफ को इन्वॉल्व करता हो चीजों में। ये नहीं कि सारे डिसीजंस खुद ले ले, स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है। टीम वर्किंग होनी चाहिए आपकी बिजनेस के अंदर, तब जाके काइजन इम्प्लीमेंट होगा। एम्पावरमेंट होनी चाहिए। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब लोअर लेवल वर्कर्स को आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दो, उनको एम्पावर कर दो। तो लोअर वर्कर्स को जब आप एम्पावर कर देते हो, तो लोअर वर्कर्स को एम्पावर करने से क्या होगा कि आपकी चीजें इंप्रूव होती रहेंगी। एंड ऑल एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व। दैट मीन्स कि आपकी सारे एम्प्लॉयज जो है वो जब तक पार्ट नहीं होंगे तो इम्प्रूवमेंट के सजेशंस वगैरह सही तरीके से नहीं आएंगे। सो यू शुड मेक श्योर दैट हर डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। अब काइजन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या है कि सम चेंजेस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एंड मे नीड अ रेडिकल एंड एक्सपेंसिव सोल्यूशन। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी अगर लेकर आनी है, तो नई टेक्नोलॉजी का जो चेंज है वो काफी एक्सपेंसिव होता है,
सही है, क्यों? क्योंकि मशीनरी महंगी आती है, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी जो है वो अक्सर महंगी आती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर देयर मे बी वेरी रियल रेजिस्टेंस फ्रॉम सीनियर मैनेजर। अगर आप कोई चीज चेंज करने के लिए सोचते हो ना, तो सीनियर मैनेजर उसके सख्त खिलाफ होता है, क्योंकि सीनियर मैनेजर बोलता है कि यार जो चीज चलती आ रही है उसको चलने दो, अब नई चीज आएगी तो नई चीज को सीखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और बीइंग अ सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ज्यादा होगी। तो अगर अभी आउटपुट जो है वो ज्यादा है, और अगर कोई चेंज आता है तो खदशा ये भी हो सकता है कि आउटपुट गिर जाए, तो ये भी इसलिए भी सीनियर मैनेजर इसको काफी रेजिस्ट कर रहे होते हैं। फिर एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म देयर मे बी टेंजिबल कॉस्ट टू द बिजनेस ऑफ सच अ स्कीम, such as staff training to organize meetings and lost output as a result of meeting time। तो शॉर्ट टर्म भी नुकसान आते हैं काइजन के, शॉर्ट टर्म में ये मसला आएगा कि जब इम्प्रूवमेंट आप कर रहे होगे, बेसिकली जो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ आप चीजें कर रहे होगे, उसको डिस्कशन तो करोगे, उसकी उसकी आप मीटिंग्स में होल्ड करोगे, तो मीटिंग्स में जो टाइम जाएगा, जो डिस्कशन में टाइम जाएगा, उस वो टाइम भी जो है वो आपका वेस्टेज होता है। सेकेंड इज क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या होता है कि जब बेसिकली the overall aim of quality circle is to investigate quality problems and present solution to management। क्वालिटी के मसले देखो कि बिजनेस के अंदर क्या आ रहे हैं, और उसको सॉल्यूशन दो मैनेजमेंट को कि क्या करना चाहिए आपको इसके साथ। तो बेसिकली एक ये ग्रुप होता है, फुली एम्पावर होता है, इनके पास जो है वो अथॉरिटी होती है, और ये लोग जो है वो खुद से जो है वो अपने इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं बिजनेस के अंदर। क्वालिटी सर्कल के फायदे क्या हैं? इम्प्रूव क्वालिटी थ्रू जॉइंट डिस्कशन, इम्प्रूव्स मोटिवेशन थ्रू पार्टिसिपेशन, के वर्कर एम्पावर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और वर्कर से आप जब पूछते हो जाके कि क्या मसला है क्वालिटी का, तो वर्कर को अच्छा लगता है, तो वर्कर सेटिस्फाई होता है, वर्कर की मोटिवेशन भी इंक्रीज होती है। मेक्स फुल यूज ऑफ नॉलेज एंड स्टाफ एक्सपीरियंस, कि आप जो है वो क्वालिटी सर्कल जो है वो रिकमेंडेशंस भी लेता है वर्कर से कि क्या करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इससे अगर कोई किसी वर्कर ने अच्छी रिकमेंडेशन दे दी, तो उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो स्टाफ, जितनी भी स्टाफ है आपके पास, उसकी फुल नॉलेज से आप जो है वो फुल फायदा उठा रहे होते हो। हाउएवर क्वालिटी सर्कल को जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए यू शुड मेक श्योर दैट सर्कल मेंबर्स मस्ट बी कमिटेड टू इम्प्रूविंग क्वालिटी। सबका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ट्रेनिंग गिवन इन होल्डिंग मीटिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रेनिंग देनी चाहिए टू डिटरमिन द सक्सेस ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्या आपने देखना क्या है, किस नजर से आपको प्रॉब्लम को असेस करना है, ये सारी चीजें। फुल सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। एंड टीम शुड बी एम्पावर्ड होना चाहिए टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। ये नहीं हो कि आपने क्वालिटी के जो जो मसले हैं बिजनेस में वो हाईलाइट कर दिए, लेकिन वो मसलों पे कोई जो है वो डिसीजन या इम्पैक्ट नहीं लिया जा रहा। तो ये चीज भी डिमोटिवेटिंग होती है काफी, कि हमने इतनी मेहनत करके मसले निकाले बिजनेस के अंदर से, और अब वो मसलों का कोई हल निकाला नहीं जा रहा। तो क्वालिटी सर्कल में ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। फिर आता है साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग। अब साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट द डिफरेंट स्टेजेस आर डन एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ इन सीक्वेंस। तो साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग होता क्या है? सिंपली क्या करते हो आप जो है वो प्रोडक्ट को बना रहे होते हो, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट प्रोडक्ट सीक्वेंशियली, सीक्वेंस का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट वन, प्रोसेस वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, और फिर फाइव है, ये इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग। क्या आप सीक्वेंस में प्रोडक्ट बनाओगे कि पहले प्रोडक्ट वन खत्म होगा, पहले पूरा प्रोसेस वन का खत्म होगा, फिर टू पे जाएगा, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग। साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग क्या होती है कि वन टू थ्री का जितने भी प्रोसेसेस है वो एक साथ हो रहे हैं, और फोर फाइव के प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो नंबर ऑफ डेज है ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वन टू थ्री अगर साथ हो रहा है और फोर फाइव साथ हो रहा है, तो दैट मीन्स के जो टू की वेटिंग टाइम था, जो थ्री का वेटिंग टाइम था, कि जब वन खत्म होता है तो टू बनाता, फिर टू करता अपना काम, जब तक थ्री को वेट करना पड़ता, तो ये सारी जो वेटिंग टाइम है बीच में से हट जाते हैं। तो नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग में रिड्यूस हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आप जल्दी प्रोडक्ट को बना के मार्केट में फेंक सकते हो। So the advantage of simultaneous engineering is that new products can be in the marketplace months or even years earlier than would have been case with sequential methods।
तो अगेन फायदा यही है इसका कि मार्केट में प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाता है। Disadvantages: as most products become more advanced and complicated, it could take longer and longer to develop new design. तो डिसएडवांटेज ये है साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग का कि अगर नई नई टेक्नोलॉजी आती रही तो एक वक्त आएगा कि काफी ज्यादा हमें जो है वो एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा साइमल्टेनियसली काम करने में, और आपका जो है वो फिर साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक तरीका है आपके वेस्टेज को कम करने का। फिर उसके बाद चौथी जो अप्रोच है लीन प्रोडक्शन की, वो है सेल्फ प्रोडक्शन। और सेल्फ प्रोडक्शन में आप कर क्या रहे हो, तो बेसिकली स्प्लिटिंग फ्लो प्रोडक्शन इनटू सेल्फ कंटेन्ड ग्रुप्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर होल वर्किंग यूनिट्स। अब आप पूरी एक फ्लो लाइन को क्या कर देते हो, सेल्स में डिवाइड कर देते हो। ये एक सेल बना दिया, दूसरा सेल बना दिया, तीसरा सेल बना दिया। कि फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी बन रही है तो गाड़ी का जो रॉ मटेरियल और असेंबल करने वाला जो पार्ट है वो पूरा एक सेल है, उसको आपने एक कर दिया, सही है। फिर उसके बाद जो गाड़ी की इंटीरियर डिजाइनर है और जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है गाड़ी की, और जो पेंट वगैरह होता है गाड़ी का, तो सारा आपने एक सेल बना दिया। और गाड़ी की जो टेस्टिंग और पैकेजिंग वगैरह ये सारी चीजें जो है वो उसका एक सेल बना दिया। तो ये सिंपली आपने सेल्स में आपने पूरे फ्लो प्रोडक्शन को डिवाइड कर दिया। अब ये सारे सेल्स जो हैं वो क्या काम कर रहे होंगे, जो जो उनका काम है। असेंबली वाले असेंबली का काम कर रहे होंगे, पैकेजिंग वाले पैकेजिंग का काम कर रहे होंगे, और ये पेंट और इंटीरियर एक्सटीरियर वाले अपने काम कर रहे होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली इसको हम कहते हैं सेल प्रोडक्शन। सही है कि जब आप सेल में काम कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स प्रोडक्शन हैज लेड। फायदा क्या है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन वर्कर कमिटमेंट, क्योंकि टीम वर्किंग हो रही है। टीम वर्किंग से मोटिवेशन बढ़ती है, हमने एएस पे पढ़ा हुआ है मोटिवेशन में। तो मोटिवेशन इंक्रीज हो रही है आपके। जॉब रोटेशन विद इन सेल, कि अगर फॉर एग्जांपल 10 वर्कर है ना, यहाँ पे 10 एक ही काम नहीं कर रहे होंगे, कि कभी कोई काम कर रहा होगा, कभी कोई किसी का काम कर रहा होगा। तो जॉब रोटेशन चलती रहती है, अगेन यहाँ पे भी मोटिवेशन इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो सेल्फ प्रोडक्शन के ये फायदे हैं। फिर बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। तो स्पेसिफिकली द वेस्ट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज इन इन्वेंट्री और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दैट हैव टू बी रिजेक्टेड कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब बेसिकली क्या होता है कि वेस्ट मैनेज, अब जब आप फैक्ट्री में काम कर रहे होते हो तो आपको वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे अप्रोच हो सकती है, बाय जेआईटी। जेआईटी सिस्टम, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल। तो उससे वेस्टेज क्या होता है कि अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो इन्वेंट्री नहीं चलेगी, वेस्टेज कम हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल अगर रखा हुआ है, सही है, उस पर कोई चीज गिर गई, सही है, तो वो रॉ मटेरियल खराब हो गया, वो भी नहीं होगा। रॉ मटेरियल अगर ज्यादा देर नहीं रख सकते, सही है, या चूहा होगा अगर आके जो है वो रॉ मटेरियल को खराब कर देता है, तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जेआईटी इस्तेमाल करें। जेआईटी से क्या होगा, इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ेगी, और इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। फिर अडॉप्टिंग टीक्यूएम। टीक्यूएम मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल आप लेकर आए, और मेक क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एम्प्लॉय। जब हर एम्प्लॉय क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल होगा तो जाहिर सी बात है आपकी वेस्टेजेस कम से कम हो जाएंगे। एंड the use of production method that allow for use of recycled materials, this will also improve the sustainability of operations of the business। तो क्या करें, रिसाइकल्ड मटेरियल्स वगैरह का इस्तेमाल करें, रिसाइकल्ड मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर लेकर आए ताकि सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो। फिर मेन एडवांटेजेस ऑफ लीन प्रोडक्शन: waste of time and resources is sustainably reduced or eliminated, unit costs are reduced leading to higher profits। तो यही आपका कि वेस्टेज टाइम का रिसोर्सेज का कम हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, वर्किंग एरिया लेस क्राउडेड हो जाता है, देयर इज लेस रिस्क ऑफ डैमेज एंड स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट्स, एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर लॉन्च मोर क्विकली। आपका तेजी से काम होता है, साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग से आप जो है वो प्रोडक्ट्स को जल्दी लॉन्च कर सकते हो मार्केट के अंदर। फिर लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजीज टू अचीव लीन प्रोडक्शन: बिजनेस में हैव डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग डिमांड। तो डिसएडवांटेज ये है कि आपकी फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड काफी इनएक्यूरेट हो सकती है, जिसकी वजह से जेआईटी सिस्टम्स वगैरह बेकार हो सकते हैं। फिर सम बिजनेसेस डिपेंड ऑन सर्विस एज देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट। इन दीस सिचुएशंस a less lean approach with higher inventories could support this USP। अब कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है उनको, क्योंकि वही उनका एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है। तो ये कि उनको इन्वेंट्री होल्ड करनी
पड़ रही है ताकि वो कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाए। सही है। तो यहाँ पे अगर इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ी है तो फिर जीआईटी की अप्रोच यहाँ पे सही नहीं होती, और उसकी वजह से लीन प्रोडक्शन अप्रोच भी यहाँ पे जो है वो सही नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती। फिर लीन प्रोडक्शन कैन रिजल्ट इन जॉब लॉसेस एज दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी। लीन प्रोडक्शन की वजह से जॉब लॉसेस भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हायर करते हो तो आपको वर्कर्स को रिडंडेंट करना पड़ेगा। फिर द कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिट्रेनिंग माइट बी टू हाई। फिर आप लीन प्रोडक्शन मेथड इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। आपको जाहिर सी बात है बेयर करना पड़ेगा आपको टेक्नोलॉजी का कॉस्ट, और अगर आपको वर्कर को ट्रेन कराना है तो उसकी कॉस्ट। तो ये सारी चीजें काफी महंगी होती है। तो लीन प्रोडक्शन मेथड्स आर रियली एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। आपका सम मैन्युफैक्चरर्स विच स्पेशलाइज इन वन ऑफ जॉब प्रोडक्शन बाय डिसाइड अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन लीन प्रोडक्शन टेक्निक। अब वो बिजनेसेस जो वन ऑफ जॉब प्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब उनका एक एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे स्मॉल बिजनेस हो गए ये सारे, तो वो ज्यादातर लीड प्रोडक्शन टेक्निक्स की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि दे आर अनेबल टू, एक तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते, पैसे नहीं है उनके पास। सही है, जाहिर सी बात है। और प्लस उनका वन ऑफ प्रोडक्ट बनता है। वन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा होता है। तो उसके अंदर भी फिर आप जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज्यादा फोकस कर रहे होते हो, तो उस हिसाब से आप इन्वेंट्री मंगाते हो, फिर उस हिसाब से आप चेंजेस लेकर आते हो। तो वन ऑफ प्रोडक्ट्स वाले बिजनेसेस लीन प्रोडक्शन अप्रोच इस्तेमाल नहीं करते। तो लीन प्रोडक्शन की वजह से दूसरे ऑपरेशनल इन्वेंट्री इश्यूज भी आते हैं। दैट इज के इन्वेंट्री कंट्रोल का इशू आता है कभी कभार। फिर अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल अगर आप लीन प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जीआईटी से जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल बेहतर होता है। फिर अगर आप लीन प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हो तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि लीन प्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि कम क्वालिटी पे क्वालिटी मेंटेन करना और कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बनाना। फिर एम्प्लॉय रोल्स, एम्प्लॉय जब आप जेआईटी इस्तेमाल कर रहे होते हो तो एम्प्लॉय रोल्स भी आइडेंटिफाई होते हैं कि एम्प्लॉयज को क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। सही है, क्या क्या चीजें उन लोगों को जो है वो सर अंजाम देनी है अपनी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय भी बढ़ जाती है कि एम्प्लॉय को पार्ट टाइम वर्किंग की तरफ लेकर आ जाते हो आप। फिर आप जो है वो टीम वर्किंग भी बढ़ जाती है एम्प्लॉयज की, जैसे काइजन के ग्रुप और क्वालिटी सर्कल ग्रुप जैसे बन जाते हैं, तो सेल्फ प्रोडक्शन में ग्रुप्स बन जाते हैं। तो टीम वर्किंग और सोशल नीड्स भी फुलफिल होती रहती हैं। फिर आपका जो एम्प्लॉयज है वो जाहिर सी बात है जॉब रोटेशन में काम कर रहा होता है सेल्स के अंदर, तो उसकी जो स्किल्स हैं, लेवल ऑफ स्किल्स हैं, वो भी इनहेंस हो रही होती हैं। ठीक है। फिर कैपेसिटी मैनेजमेंट भी आपका काफी बेहतर हो जाता है लीन प्रोडक्शन से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग करोगे तो आपकी साइमल्टेनियसली पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही होगी, तो ये भी आपका एक फायदा है। फिर एफिशिएंसी भी आपकी बेहतर से बेहतर होती है जब आप लीन प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हो, कि आप जो है वो कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये आपका लीन प्रोडक्शन और लीन प्रोडक्शन की अप्रोच है। और लीन प्रोडक्शन का मेन मकसद ही यही है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना और क्वालिटी मैनेज करना। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, ऑपरेशंस प्लानिंग, कि आप अपनी ऑपरेशंस को कैसे प्लान करते हो थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। और एक टेक्निक हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्रिटिकल पाथ एनालिसिस की। तो प्रोजेक्ट इज अ स्पेसिफिक और टेम्पररी एक्टिविटी विद अ स्टार्ट एंड एंड डेट, क्लियर गोल्स, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अ बजट। और प्रोजेक्ट मैनेज उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हो, जो कि एक हमने पढ़ी है, दैट इज सीपीए। यूजिंग मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स टू कैरी आउट एंड कंप्लीट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन ऑर्डर टू अचीव प्रीसेट टारगेट्स ऑफ क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। अब इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। अब अगर आपका प्रोजेक्ट फेल होता है तो क्या मसला आ सकता है कि आपको पेनल्टी पेमेंट देनी पड़ेगी कस्टमर को, बैड पब्लिसिटी करनी हो जाएगी आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो भी है, नॉट इम्पोर्टेंटली कंस्ट्रक्शन बल्कि जो भी इंडस्ट्री है आपके वहां पे पब्लिसिटी खराब हो जाएगी और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। और प्रोजेक्ट फेल क्यों होता है? रीजन फॉर प्रोजेक्ट फेलियर, द प्रोजेक्ट हैड इनएडिक्वेट रिसोर्सेस, आपके रिसोर्सेस सही नहीं थे, एम्प्लॉयज नहीं थे, वेल ट्रेंड नहीं थे, या पैसे नहीं थे आपके पास। फिर सीनियर मैनेजमेंट का इंटरेस्ट नहीं था प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया। फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन केप्ट चेंजिंग, प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस चेंज होते रहते थे कि प्रोजेक्ट आज जो है वो ये एक्टिविटी नहीं ये करनी है,
कल सोचा हुआ था कि ये एक्टिविटी बी करेंगे, लेकिन एक्टिविटी सी करनी पड़ रही है आज। प्लानिंग आपने पुअर करी हुई है। फिर स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट हैज बिकम आउटडेटेड। जो प्रोजेक्ट आप फॉलो कर रहे थे, अब उसकी मार्केट में कोई जगह नहीं है, आउटडेट हो चुका है वो प्रोजेक्ट। तो अगेन आपका प्रोजेक्ट आउटडेट हो गया, तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया। द प्रोजेक्ट टीम वॉज टेक्निकली इनकॉम्पिटेंट। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी थी वो समझ में नहीं आई प्रोजेक्ट टीम को। जो लोग थे अवेलेबल वहां पे, उनको समझ नहीं आया क्या क्या करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। तो उसकी वजह से भी आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। एंड देन लास्टली, कस्टमर्स वर नॉट इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। कस्टमर्स को आपने नहीं पूछा कि आपको प्रोडक्ट कब चाहिए। तो कस्टमर्स को नहीं पूछा तो डेफिनेटली फिर आपने कस्टमर्स के टाइम के हिसाब से नहीं बनाया प्रोजेक्ट, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। तो दीज आर द रीजंस व्हाई योर प्रोजेक्ट फेल्स। तो प्रोजेक्ट को फेलियर से रोकने के लिए आप क्या करते हो? क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का इस्तेमाल करते हो। एंड क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इज अ प्लानिंग टेक्निक दैट आइडेंटिफाइज ऑल टास्क इन अ प्रोजेक्ट, पुट्स देम इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ होता क्या है कि बेसिकली ये एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है जो कि क्रिटिकल होती है आपके लिए, और आपको जो है वो मेक श्योर करना होता है कि कुछ भी हो जाए, ये क्रिटिकल एक्टिविटीज डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर ये क्रिटिकल एक्टिविटीज डिले हो गई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। और उसको देखने के लिए या सीपीए के एनालिसिस में आप क्या कर रहे होते हो? नेटवर्क डायग्राम बनाते हो, और नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका क्रिटिकल पाथ है क्या। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस देखते हैं क्रिटिकल पाथ कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उसके और फर्दर कैलकुलेशन में जाएंगे। सही है? सर ये तो हमने किया हुआ है ना। क्या किया हो तो सारा है। जो ये जा तो किया हुआ है ना। करा हुआ तो ये पूरा यूनिट है हमने। ये तो सारा किया हो जितने ट्रक जी करा जी, वही कह रहा हूँ। डिवीजन। अच्छा जी, अब सवाल कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक हम लोग क्रिटिकल पाथ बना लेंगे। सही है? तो सवाल में हमें दी हुई होती है एक्टिविटी, एक्टिविटी के साथ आपको दिया हुआ होता है ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के साथ आपको दी हुई होती है प्रीसीडिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी, ड्यूरेशन और प्रीसीडिंग एक्टिविटी, ये आपके बेसिकली सवाल में ये चीजें आपकी होती हैं। अब एक्टिविटी ए, एक्टिविटी के नाम गिवन होते हैं सी, डी, ई, एफ, जी। ड्यूरेशन होती है उनकी 3, 6, 4, 5, 2, 7 एंड 4। प्रीसीडिंग एक्टिविटीज होती हैं, ए की कुछ नहीं है, बी की कुछ नहीं है। ए और बी एंड होगा तो सी स्टार्ट होगा, सी एंड होगा तो डी स्टार्ट होगा, डी एंड होगा तो ई स्टार्ट होगा, एफ जो है वहां से स्टार्ट होगा जहाँ से ए बी स्टार्ट हो रहा था, एंड हो रहा था, और ई एफ जहाँ एंड होगा वहां से जी स्टार्ट होगा। तो ये आपका सवाल गिवन है। तो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज क्या होती है कि कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो अब जरा हम लोग नेटवर्क डायग्राम बना लेते पहले। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आपको एक नोड लेना पड़ता है। सही है? अब ये नोड क्या होता है? बेसिकली ये आपका नोड बताते हैं कि आपकी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इस नोड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सही है? एक जगह आता है हमारा नोड नंबर, और एक जगह आता है हमारा ईएसटी और एलएफटी। तो ये नोड नंबर 1 है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। एक्टिविटी ए की ड्यूरेशन कितनी है? 3। और एक्टिविटी बी की ड्यूरेशन कितनी है? 6। सही है? जिसकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं होती वो हमेशा नोड नंबर 1 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट करनी है, तो ये 2 लाइनें हो गई हमारी।
सी स्टार्ट करना है, वो सी स्टार्ट करने के लिए ए बी को एंड करना पड़ेगा। तो ए बी को लाके हम एक ही नोट पे एंड कर देंगे। यहाँ पे लाके हमने ए बी को एंड कर दिया, ये नोड नंबर 2 आ गया हमारा। और यहाँ से हमने एक्टिविटी सी स्टार्ट करी है। और एक्टिविटी सी की ड्यूरेशन कितनी है? एक्टिविटी सी की ड्यूरेशन है हमारी 4। सही है। और हमने सी भी बना दिया और सी को एंड करेंगे। अब सी का नाम यहाँ पे आ गया और अब डी की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो सी को यहाँ पे एंड करेंगे पहले और उसके बाद हम एक्टिविटी डी स्टार्ट करेंगे। तो नोड नंबर 3 है और यहाँ से एक्टिविटी डी स्टार्ट करेंगे जिसकी ड्यूरेशन है 5। और फिर ये वाला भी आपका हो गया। अब डी स्टार्ट करेंगे और डी को भी एंड करेंगे ताकि ई स्टार्ट कर सकें। तो डी को यहाँ पे एंड करेंगे। 4th नोड है ये हमारा और यहाँ से हम एक्टिविटी ई स्टार्ट करेंगे जिसकी ड्यूरेशन गिवन है 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है। अब एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जहां से ए बी एंड हुआ था। ए बी एंड हुआ था नोड नंबर 2 पे, राइट? तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एफ। और एफ की ड्यूरेशन कितनी है? एफ की ड्यूरेशन है 7, राइट? 7। तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जी देखेंगे। अब जी कब स्टार्ट होगा? जब ई और एफ एंड होगा, राइट? तो ई और एफ को जाके हम एक ही नोड पे एंड कर देंगे मिला के। और ये आपका नोड नंबर 5 आ गया। सही है। और उसके बाद यहाँ से हम जी स्टार्ट करेंगे जिसकी ड्यूरेशन कितनी है? 4। जी के बाद कोई भी जो है वो एक्टिविटी नहीं है। तो ये वाली एक्टिविटी भी बन गई हमारी, ये भी बन गई और ये भी बन गई। जी के बाद हम इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। सही है। ये नोड नंबर 6 हो गया हमारा। समझ में आ रही है बात? सही है जी। जी सर। पहला स्टेप हमारा होता है नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करने का। दूसरा स्टेप होता है हमारा ईएसटी क्रिएट और एलएफटी कैलकुलेट करने का। और एलएफटी और ईएसटी कैलकुलेट करते हुए हम लोग फिर अपना क्रिटिकल पाथ बनाएंगे। अच्छा जी, अब ईएसटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वाले में होता है 0 हमेशा। ईएसटी पहले वाले में क्या होता है? नोड में 0 होता है। जी। उसके बाद अब हमें जाना है नोड नंबर 2 पे। नोड नंबर 2 पे हम लोग कैसे जाएंगे? थ्री। हाँ, 2 के ऊपर 3 प्लस करेंगे। नोट नोट 2 पे 3 आएगा। नोड 2 पे 3 नहीं आएगा भाई, हम ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं ईएसटी में। ईएसटी में हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू तो हाईएस्ट तो वैल्यू क्या 6 है? आएगा bro। 6 आएगा ऊपर। यहाँ से गए हम लोग ये वाला रूट लेके। सही है। तो ऊपर आया 6। अब 3 पे जाना है। 3 पे जाने के लिए क्या करेंगे? सी का रूट है सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है। 6 + 4 10 लिख देंगे ऊपर। अब 3 से 4 पे जाना है तो यही स्ट्रेट लाइन बनी हुई है डी की। तो 10 + 5 15 लिख देंगे। 15। ठीक है। फिर 5 पे जाना है। 5 पे जाने के दो रास्ते हैं। 6 + 7 कितना आएगा? 13। 5 + 2 17। हम 15 + हाईएस्ट 2 वैल्यू 17 लेंगे। करेंगे। हाईएस्ट वैल्यू लेंगे तो 17 लेंगे हम यहाँ पे। और 17 + 4 = 21। समझ में आ गई बात? सर ये 15 वाला वापस बता दें। यार 15 वाला ये है कि देखो दो रास्ते ना, एक तो 2 से हम आएंगे ऑल द वे यहाँ पे। तो 6 + 7, 6 + 7 कितना आया? 13। हाँ और 4 से 5 पे आएंगे अगर तो 15 + 2 कितना आएगा? 17। 17। सही है सही है सही है। तो 17 लेंगे क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है 17। सही और सही 17 + 4 21 आ गया हमारा। सही। अब 21 यहाँ नीचे लिखेंगे और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलएफटी। और एलएफटी होती है लोएस्ट वैल्यू। सही है। अब लोएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? वापसी जाऊंगा और माइनस करता हुआ जाऊंगा। 70 आ 21 जाएगा 5 माइनस पे। 21 - 4 17। 17। सेम आंसर दिया तो मार्क कर लेंगे।
सेम आंसर दिया मतलब EST और LFT जिस नोड में इक्वल है, तो जिस एक्टिविटी ने वो नोड को इक्वल आंसर दिया उसको हम मार्क कर लेंगे। अब जैसे मैं 21 से नोड नंबर 6 से 5 पे आ रहा था, तो एक्टिविटी G ने मुझे सेम आंसर दिया, तो मैंने एक्टिविटी G को मार्क कर लिया। अब 5 से 4 पे जाऊंगा, आंसर क्या आएगा? 17 माइनस 2 15, सेम आंसर है, मार्क कर लिया। 4 पे जाना है, 4 से 3 पे जाना है, 15 माइनस 5 10, सेम आंसर है, मार्क कर लिया। अब 3 से 2 पे जाना है, 10 माइनस 4 इज सेम आंसर है 6, 6। मार्क कर लिया। ठीक है। और 2 से 1 पे जाना है, 6 माइनस 3 इज विल सेम गिव यू आंसर है। 3 एंड अच्छा 6 हो माइनस सॉरी 6 इज 0, 3 है। तो 0 लेंगे। और 0 कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो आपके क्रिटिकल पाथ आपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब CDEG क्रिटिकल पाथ आपका है B, BCD C, CD D, E EG। और G। समझ में आई बात? जी सर, समझ आ गया। हाँ शामिर, आपको समझ आ सर गया? ए भी तो सेम है सर, 0 0। यार ए देखो, 6 से अगर हम वापस जाएंगे ऊपर, 6 से -3 करेंगे तो 0 थोड़ी आएगा, 3 आएगा ना आंसर। 3 अरे तो हम नहीं हाँ लेंगे हाँ। क्योंकि हम लोएस्ट वैल्यू लेते हैं। हम्म, ठीक है, सही तो है। ये आपका क्रिटिकल पाथ आ गया। अब जो हम लोग निकालते हैं इसमें, वो निकालते हैं फ्लोट टाइम्स। और फ्लोट टाइम्स जो होते हैं वो होते हैं या तो टोटल फ्लोट होता है या फिर फ्री फ्लोट होता है। सही है। अब टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट क्या है? टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट सिंपली आपका होता है टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST, और फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है EST ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन माइनस EST ऑफ दिस एक्टिविटी। देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है? LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST, और फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है? EST ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन माइनस EST ऑफ दिस एक्टिविटी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फ्री फ्लोट निकालना है मुझे एक्टिविटी F का, तो F का LFT कितना है? 17 है। LFT कहाँ दिखेगा आपको? एंडिंग नोट पे नीचे। माइनस ड्यूरेशन कितनी है? 7। माइनस EST कितना है? EST दिखेगा जहां से वो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ना, उसके ऊपर वाली वैल्यू 6। तो 17 माइनस 6 और 4, तो ये आपका टोटल फ्लोट आ जाएगा कितना? 4 आ गया। फ्लोट टाइम आ गया आपका, टोटल फ्लोट 4। और इसी तरह आपका फ्री फ्लोट आएगा। फ्री फ्लोट में देखेंगे हम एक्टिविटी F का EST 17, EST ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी 17 माइनस ड्यूरेशन 7 माइनस EST ऑफ दिस एक्टिविटी 6। तो अगेन यहाँ पे 17 माइनस 7 माइनस 6, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट इस तरीके से निकालते हैं कि कैलकुलेशन में कोई इतनी वो मुश्किल बात नहीं है। समझ में आ गई ना ये? सर एक बार दोबारा करें। जी सर, क्लियर है। क्या एक बार दोबारा करूं? समझ आ और गया। हमेशा याद रखिएगा क्रिटिकल के फ्लोट जो पाथ होते हैं ना, क्रिटिकल के फ्लोट टाइम हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, उसको डिले नहीं करेंगे। अब जैसे एक्टिविटी ये है, एक्टिविटी ये क्रिटिकल नहीं है, तो देखो इसका क्या आंसर आएगा? इसका टोटल फ्लोट कितना आएगा? टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है LFT विच इज 6 माइनस ड्यूरेशन 3 माइनस EST विच इज 0। 3 आ जाएगा इसका आंसर। सही है। और फ्री फ्लोट कैसा आएगा इसका? EST ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज 6 माइनस ड्यूरेशन 3 माइनस EST ऑफ दिस एक्टिविटी 0।
ये आ गया आपका 6 - 3 is 3। सही है। तो फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट सबका सेम ही आएंगे तकरीबन। ठीक है, तो ये आपका फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट है। अब सीपीए के फायदे नुकसान देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ सीपीए इज यूजिंग द डायग्राम टू कैलकुलेट टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कस्टमर को आप एक्यूरेट डिलीवरी डेट दे सकते हो कि भाई प्रोजेक्ट इस दिन खत्म हो जाएगा, तो इस दिन आपको अपना आके प्रोजेक्ट को उठा लेना है। फिर कैलकुलेटिंग एन ईएसटी फॉर ईच एक्टिविटी अलाउज द ऑपरेशंस मैनेजर टू ऑर्डर स्पेशल इक्विपमेंट और मटेरियल्स नीडेड फॉर दैट टास्क एट द करेक्ट टाइम। तो ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपको पेंट करना है ना घर पे, पेंट पहले से लाके नहीं लाके रख दो। भाई एक एक्टिविटी है कि भाई आपको बिल्डिंग में पेंट करना है, पेंट पहले से मंगवा लिया मतलब पैसे फंसा लिए। तो पेंट की जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी, आप जब रॉ मटेरियल मंगाओगे पेंट का, तो ये इससे फायदा ये होता है कि जब आपको रॉ मटेरियल की जिस मटेरियल की जरूरत होती है उस टाइम पे वो मटेरियल आपके पास मौजूद हो जाता है। फिर कैलकुलेटिंग द एलएफटी ऑफ ईच एक्टिविटी प्रोवाइड्स अ यूजफुल कंट्रोल टूल फॉर द ऑपरेशंस मैनेजर। एलएफटी जब आप कैलकुलेट करते हो ना हर एक्टिविटी की कि कब एक्टिविटी फिनिश होगी, तो ऑपरेशन मैनेजर को ये हेल्प मिलती है कि ऑपरेशन मैनेजर फिर फर्दर प्लानिंग करता है कि भाई कब कब चीजें खत्म होंगी और कब कब जो है वो मैं और दूसरी चीजें ऑर्डर करता रहूंगा। ठीक है। फिर द एडिशनल रिसोर्सेज फॉर स्पीडिंग अप अ क्रिटिकल एक्टिविटी कुड कम फ्रॉम नॉन क्रिटिकल बिल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकाला, जैसे अभी हमने रिसेंटली एक्टिविटी ए का निकाला। तो एक्टिविटी ए अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपने वहां से एम्प्लॉयज उठाए कहाँ लगा दिए, क्रिटिकल एक्टिविटी पे। तो उससे क्या होता है कि क्रिटिकल एक्टिविटी अगर 10 दिन में खत्म हो रही थी ना, वो 8 या 7 दिन में खत्म हो जाती है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी अगर जल्दी खत्म हो रही है तो मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो जाएगी और आपका प्रोजेक्ट जो है वो वक्त से पहले अगर कस्टमर तक पहुंच गया तो कस्टमर खुश हो जाएगा। फिर डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट गारंटी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। सीपीए बनाने से ये गारंटी नहीं है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, प्रोजेक्ट जो है वो आपका अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। If management of the project is poor, then good CP network diagram will not ensure success. आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डायग्राम बनाया लेकिन मैनेजर की इनकम्पैटिबल था, मैनेजर की परफॉर्मेंस पुअर रही जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट खराब हो गया। और लास्टली व्हेन यूजिंग सीपीए फॉर अ कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट, तो कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट के लिए सीपीए अवेलेबल नहीं होगा। जब आप एक कंप्लीटली नया प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना, तो उसके लिए सीपीए का डेटा मौजूद नहीं होगा। तो यह आपका पूरा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है और यह आपका चैप्टर 28 है और यह आपका टोटल जो है वो यूनिट 4 है। सही है। तो अगेन मैं हम लोग को जो है वो चेकलिस्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ कि सर आप एस वाली कब शुरू करेंगे? एएस वाली मैं 6:30 वैसे 7 बजे तक ही शुरू करूंगा, 6:30 पे बस बच्चे ज्वाइन कर लें। सही है सर, सही है। सही है। अब सही है, यहाँ पे हमने ऑपरेशनल डिसीजंस के एआई और आईटी के बारे में पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोसेस इनोवेशन के बारे में पढ़ा, हमने ईआरपी और उसके फायदे नुकसानात पढ़े, फिर हमने लीन प्रोडक्शन पढ़ा, काइजन, जेआईटी, क्वालिटी सर्कल, वेस्ट मैनेजमेंट। सही है। और उसके बाद हमने लिमिटेशंस और बेनिफिट्स पढ़े उसके। फिर द लिंक्स बिटवीन लीन प्रोडक्शन, इन्वेंटरी कंट्रोल, क्वालिटी, एम्प्लॉय रोल्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर ऑपरेशंस प्लानिंग में हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सीपीए कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ सीपीए पढ़ा, नेटवर्क डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा पूरा यूनिट 4 हो गया A2।